सियासी जमातें मुल्क में नाकाम हो चुकी हैं। ये एक बात ऐसी है जिस पे मुसलसल हमारे मुल्क में बहस होती रहती है कि सियासतदान नाकाम हो गए हैं, सियासी जमातें अपना किरदार अदा करने में नाकाम रही हैं। और ज़ाहिर है पार्लियामेंट सियासी जमातों से बनती है, आवाम के वोटों से बनती है, तो इसका मतलब है कि अवाम ही नाकाम हो गए। हमने पिछले दिनों कुछ 3 सियासी जमातों के बारे में एक प्रोग्राम किया, कल ही शायद था, और जिसमें हमने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके आपस में इनके इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि एक जगह बैठ के ये मुज़ाकरात भी करने पे तैयार नहीं हैं और हर एक को इक़्तिदार में ज़्यादा हिस्सा चाहिए। इस तनाजुर में जब पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद वोटर्स की और आवाम की एक नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है, और जब खान साहब को लाया गया बना संवार के पिछले कुछ सालों में, तो यही कहा गया कि नौजवान नस्ल को क़यादत फ़राहम की जा रही है। उस नई क़यादत ने नौजवान नस्ल के साथ जो किया और इस मुल्क के साथ किया वो हमारे और आपके सामने है। अब हम ये सुन रहे हैं कि एक और नई सियासी जमात शायद बनने जा रही है और उस नई सियासी जमात में कुछ नए लोग शामिल होंगे। तो वो नए लोग जो हैं वो क्या कर सकेंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी, जिन्होंने अपने पिछले 30-35 साल की सियासत में सिर्फ एक सियासी जमात के साथ काम किया, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। क्यों मायूस हो गए उस सियासी जमात से इतनी लंबी कमिटमेंट के बाद? इट्स लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट और पूरी ज़िंदगी गुजार के एक सियासी जमात में अब उम्र के इस हिस्से में और करियर के इस हिस्से में उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि नहीं, उन्हें एक नई सियासी जमात बनानी चाहिए। तो ये तो हम शाहिद खाकान साहब से पूछेंगे कि वो उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है जिससे वो नई सियासी जमात बनाएंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, उससे पहले वज़ीर भी रहे हैं, वज़ीर भी तकरीबन 2-2.5 साल रहे हैं। उसके बाद 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का पहला मार्शल लॉ लगा तो उनको PIA हाईजैक, वो PIA के चेयरमैन थे, तो एक हाईजैकिंग के केस में 2 साल तक कैद भुगतनी पड़ी। कैद उन्होंने बड़ी बहादुरी से भुगती और उन्होंने मिसाल कायम की इस मुल्क में कि सियासतदान को कैद कैसे भुगतनी चाहिए। उसके बाद ये हुआ कि वो वज़ीर-ए-आज़म बने। नवाज शरीफ को जब नाअहल करार दिया गया 2017 में, और वज़ीर-ए-आज़म वो बने 303 दिन के लिए, और उसके बाद वज़ारत उज़्मा से उतरते ही उन पर एक LNG का केस नैब ने कर दिया जो कि झूठा साबित हुआ, लेकिन वो 223 दिन जेल में गुजार के आए। 303 दिन वज़ीर-ए-आज़म रहे, 223 दिन जेल में गुजार के आए। तो मेरा तो ख्याल है इनसे राहत हुई है, आपका क्या ख्याल है? तो पूछेंगे इनसे कि 303 दिन की सज़ा, 223 दिन जेल, क्या ये सज़ाएँ, ये मुकदमात, जैसे कि हम बात करते हैं कि सिर्फ सियासतदानों, सियासी वर्करों और सिविलियन ऑफिसर्स के लिए इस मुल्क में हैं, तो क्यों हैं? शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वेलकम टू द शो। ये जो मेरा पहला सवाल यही है कि आपने एक सियासी जमात बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल यही है कि ये सब कुछ सज़ाएँ, मुकदमात सिर्फ सियासतदानों के लिए क्यों हैं इस मुल्क? क्योंकि जिम्मेदारी मुल्क चलाना सियासतदानों की होती है। तो आप लोगों के साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है? जी बिल्कुल, ये हमारे जो कुछ हमारा सियासी तजर्बा है या सियासी हमारी जिम्मेदारियां हैं, ये उसका हिस्सा बन गया बदकिस्मती से, और बदकिस्मती से सियासतदान ही खुद इसके अंदर मुलव्वस रहे हैं। आप कैसे मुलव्वस रहे हैं? आपको जो सजा हुई है या जेल में रहे हैं? नहीं, मेरी बात जुर्म की सजा नहीं, मेरी बात छोड़े ना। नहीं, ये बात है ना, बहुत सारी बात है, तो मैं किसने डाला था? बहुत सारे लोग नहीं, किसने डाला था आप बताएं? बता रहा हूँ ना, इमरान खान ने डाला इस दफ़ा। ठीक, पहले तो एक चले, कोई हमारा गिला शिकवा नहीं है, एक आमिर की हुकूमत थी, उनको अपना वजूद कुछ जस्टिफाई करना था, उन्होंने किया, तो 2 साल हम जेल में पड़े रहे, कोई बात नहीं है। अब जब जमहूरी निज़ाम चला, हुकूमतें आई, हुकूमतों ने काम किया, उसके बाद ये आपने जेलों में पूरी मुस्लिम लीग नून की जो फ्रंट लाइन लीडरशिप थी, सब पे मुकदमे बने, सबको जेलों में डाला गया। और इमरान खान साहब उसकी दावे करते थे, आज मैंने फलानी विकेट गिरा दी, आज ये मैंने ये कर दिया, आज मैंने वो कर दिया, हालांकि उनका ताल्लुक कोई नहीं है, नैब से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होता, नैब अपना काम खुद करती है। अब इमरान खान साहब भी उन्हीं जेलों में, वही मुकदमे हैं उनके ऊपर भी। तो ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा अगर हमने इसको दुरुस्त ना किया। नहीं, देखिए, ये आप इकरार जुर्म कर रहे हैं। किस बात का? इस बात का कि निज़ाम को दुरुस्त ना किया हमने। जी, आपने निज़ाम को दुरुस्त ना किया तो फिर जेलों में जाएंगे। तो नहीं, आपने जब नैब जैसे इदारे रखे हुए हैं,
आपको ये हुकूमत वादा करके आई थी हम नैब को ख़त्म करेंगे, उन्होंने जो अपना पहला कानून बनाया नैब को मज़ीद मुस्तहकम कर दिया। लेकिन आप इस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं पिछले 30-35 साल में, बार बार आप क्या तब्दीली लाए? यार मेरी तब्दीली तो मैं भुगत ली ना। तब्दीली की बात, आप तब्दीली की बात क्या करते हैं? सबने है ना, तब्दीली एक शख्स नहीं लाता, तब्दीली निज़ाम में आती है। सियासतदान सबसे ऊपर है इस निज़ाम में, कागज़ में ये लिखा हुआ है। तो आपने अगर तब्दीली लानी है, ये तब्दीलियाँ कंसेंसस से आती हैं। ये हमारी बदनसीबी है कि एक आमिर ने एक निज़ाम बनाया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, उसने साबित किया। उसने सबसे पहले पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई, काफ लीग बनाई, मुस्लिम लीग नून को तोड़ा, पीपल्स पार्टी के लोग तोड़े, नई जमातें बनाई। 2008 में एक हुकूमत आई, उसने कुछ नहीं किया। 2013 में हुकूमत आई, कुछ नहीं किया। 2018 में हुकूमत आई, वो तो दावे थे कि हम ये इसको करेंगे। तो शायद आपको इस बात का इल्म ना हो कि इस बात पर इत्तेफाक हो गया था 2017 में कि नैब के अंदर क्या रिफॉर्म्स करने हैं। एक कमेटी बनी थी, उसने सब कुछ किया था। मैं एक नैब की सिर्फ बात कर रहा हूँ। आज हुकूमत मौजूद है, आप कर दें इसको ख़त्म कर। जब वो कंसेंसस हो गया था 2017 में, तो 2017 के बाद तो वज़ीर आज़म आप थे, तो आपने नैब को ख़त्म क्यों नहीं किया? जी इसलिए नहीं किया कि पीपल्स पार्टी और PTI भाग गए। जब उन्होंने देखा कि अब भुगत रही है PMLN, आपको जरूरत नहीं थी उनकी, आपकी मेजॉरिटी थी, आपको जरूरत नहीं थी। नहीं, आप नहीं कर सकते। ये चीज़ें मेजॉरिटी से नहीं होती, सेनेट में मेजॉरिटी नहीं होती। तो फिर किस ये चीज़ें कंसेंसस से होती हैं। वरना आप पे इल्ज़ाम लगता है, आप पे इल्ज़ाम लगता है। इल्ज़ाम तो फिर भी लगे हैं कुछ ना कुछ, अपनी जान बचा रहे हैं ना। वो इल्ज़ाम लगे, हमें जेल में डाला गया ना, वन भुगत लिया। अब बात ये है, तो ये अच्छा काम करके भुगतते हैं? नहीं, अच्छा काम नहीं है। अगर आप अपनी जान बचाएं, कल एक हुकूमत आके फिर उसको रीइंस्टेट कर देगी। तो आप तो कह सकते थे ना आज कि हमने ये काम कर दिया। इस तरह ये होता नहीं है ना। अच्छा कैसे होता है बताएं ना फिर, कैसे होगा? कंसेंसस तो डेवलप नहीं होगा। कंसेंसस से होती है, आपने एहतसाब करना है, कंसेंसस से होता है। तमाम जमातों के अंदर कंसेंसस पैदा करें। हमने आईनी तरवीन की, हमने कंसेंसस पैदा किया, लेकिन इस बात पे कंसेंसस नहीं हुआ कि नैब का क्या करना है। इस पर नेगोशिएशन 2018 के बाद भी हुई, लेकिन बदनीयती पर मबनी थी। आज आपके पास मौका है, आप यार मुंह से कह ही दें कि इसको ख़त्म करें। नहीं देखिए, नहीं चलेगा। आप मुसलसल नैब के बारे में बात करते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है, जो गलत भी हो सकता है, कि आपने नैब को भुगता है, तकलीफ़ उठाई है आपने, इसलिए आप नैब की शिकायत करते हैं बार बार। क्या ये बात दुरुस्त नहीं? मैं मुल्क की, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे नैब का कोई डर नहीं है, यकीन करें। मैंने 38 तफ्तीशें नैब की भुगती हैं। मैंने नैब के, आज भी नैब का केस मुझ पर चल रहा है। मैंने 13 साल अदालतों में गुजारे हैं। मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ। तो नैब अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं, इसमें बात सारा दिन बहस करते रहे फ़ायदा नहीं होगा। या आपने मुल्क चला ले या नैब चला ले, दोनों नहीं चलेंगे। ये बात आपको पता है, वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं। तो आपके ख्याल में सिर्फ दो सियासी जमातें रुकावट थी इसमें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कोई रुकावट नहीं है? कंसेंसस करना पड़ता है ना, ये चीज़ें आप खुद नहीं कर सकते। आप पे ये तासुर आ जाता है, ये इल्ज़ाम लग जाता है कि आप अपनी जान बचाना चाहते हैं। नहीं देखें, ये चीज़ें सारे फंस चुके हैं बारी बारी। अब अभी सीख लेना आज क्या हो रहा है। आप सोच लेना आज क्या हो रहा है। आज जो तरामीम पिछली हुकूमत ने की थी, जो कमज़ोर तरामीम थी, मैं उनके हक़ में नहीं था, लेकिन हो गई, उनको कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो मुकदमे में कौन है? उसमें इमरान खान साहब हैं, जो कहते हैं जी नैब कायम रहना चाहिए। तो आप समझते हैं कि पिछले 10-15 साल में इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला, सियासी मसला, इमरान खान ने पैदा किया? इमरान खान तो 2018 में आया ना। 10 साल की मसला पैदा हुआ है इलेक्शन की चोरी से, जब से पाकिस्तान बना है। अगर आप आइन का एहतराम करते, इलेक्शन चोरी ना करते, तो आज मुल्क की कैफियत और होती। तो इस बात को कबूल कर। इलेक्शन कौन चोरी करता है जी? इस तरह जिसने भी चोरी, गैर सियासी जमातों की सारे शामिल है। मेरे भाई सारे शामिल, मैं हमेशा कहता हूँ सारे शामिल हैं। हाल बताएं। हाल मैं बता देता हूँ ना। हाल आइन का एहतराम करें। देखिए, आपने कहा सब बैठ के बात करेंगे, कंसेंसस होगा। आइन में लिखा हुआ है, कंसेंसस क्यों नहीं हो रहा? आइन क्योंकि बदनीयती पे सारा मामला। तो फिर हम ऐसे चलेगा ये मुल्क? जी, इसीलिए आइन पे आपको आना। तो ये मुल्क ऐसे ही चलेगा? आइन ऐसे ही चलेगा। तो फिर आप नई सियासी जमात बना नहीं चल रहा ना, नई सियासी जमात बना के आप फिर क्या करेंगे? हम बात तो कर सकेंगे ना। तो वो तो अभी भी कर रहे हैं आप। नहीं, हम इक़्तिदार की कुर्सी तो नहीं ढूंढ रहे ना। हम मुल्क के मसाइल की बात कर रहे हैं, मुल्क के मसाइल का हल की बात कर रहे हैं, हम हक की बात कर रहे हैं, हम कुर्सी की बात नहीं कर रहे। अब पिछले 20-25 साल में एक दफ़ा कुर्सी पे बैठे हैं, 4-5 साल के लिए।
मैं देखिए, ठीक है ना, बल्कि 25 साल में तो अभी भी आप तो कुछ ज्यादा इख्तिदार में तो नहीं रहे, तो फिर बाहर रह के इख्तिदार में कुछ नहीं कर सके, इख्तिदार में रह के कुछ नहीं कर सके, नई सियासी जमात बना के आप मजीद लोगों को कंफ्यूज नहीं करेंगे? नहीं, ये सियासतदानों को डिवाइड नहीं किया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी जिंदगी की पूरी जिंदगी दी है, मैंने कुछ काम किए। निजाम की बात, मेरी बात, मैं निजाम की बात ही कर रहा हूँ ना। आप एक पार्टी के अंदर जब होते हैं, आप उस पार्टी के डिसिप्लिन के ताबे होते हैं। ठीक, जो फैसला जमात करे आप अपनी राय जरूर दें, यहाँ पर राय भी नहीं दी जाती। आप देते हैं राय? हमेशा हमेशा। मैंने नहीं, जमात के अंदर मैंने सुना, जब जमात ने फैसला कर दिया, मेरा फैसला बन गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो कुछ हुआ है आज तक, हम सब उसके हिस्सेदार हैं, हमने सीखा है। इसलिए आज जो कुछ हमने सीखा है, मैं ये जिम्मेदारी समझता हूँ कि आज जो जमातें हैं उन्होंने अपना फैसला किया कि हमने हर कीमत पर इक़्तिदार को परसू करना है, हमने कुर्सियों की सियासत करनी है। वरना आज आप भी जानते हैं, मैं जानता हूँ कि आज जो हुकूमतें बनी है गैर नुमाइंदा है, इलेक्शन चोरी हुआ है, लेकिन हम कुर्सियों पर बैठे हैं। इसलिए तो मैंने ये कहा कि कम से कम हम मुल्क की बात तो कर सकें, मुल्क के मसाइल की बात कर सकें, उनके हल की बात कर सकें। एक ऐसे लोग हों जो इंटेग्रिटी रखते हों, जो क्रेडिबिलिटी रखते हों, जो तजर्बा रखते हों, जो कैपेसिटी रखते हों। तो बेसिकली आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाह रहे हैं जहाँ पे आप बात कर सकें। मूवमेंट है आपकी सियासी जमात नहीं है जो इक़्तिदार में आके पॉलिसी लेवल पे इंटरफेरेंस करना चाहती है। आप बाहर बैठ के बात करके डिस्कशन करके इम्पैक्ट करना चाह रहे हैं पॉलिसी मेकिंग को? नहीं जी, हम पॉलिसी मेकिंग बनाने की और मुल्क चलाने की बात कैसे? आप सियासी जमात यही काम, मुझे कोई फॉर्मूला, कोई इक़्तिदार में प्लान बताएंगे? सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी बनती है, ठीक है, फिर आप इक़्तिदार इलेक्शन लड़ते हैं, फिर इक़्तिदार में। पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए है? पैसा चाहिए। इस इलेक्शन ने साबित कर दिया कि नहीं चाहिए। फिर क्या इस इलेक्शन ने साबित कर दिया ना? कैसे? इसलिए आप पैसे से भी सियासत कर सकते हैं, लोगों ने की है। आज आपकी पूरी सेनेट भरी हुई है पैसे वाले लोगों से, आपकी सूबाई असेंबलियां भरी हुई हैं। आप तो आपकी कौमी असेंबली में लोग हैं, मेरी बात सुन लें, कौमी असेंबली में लोग हैं, ठीक है? तो उन्होंने कुछ दिया मुल्क को? नहीं दिया ना? नहीं दिया। तो इस इलेक्शन ने साबित कर दिया कि एक जमात जिसकी ना कैंपेन है, ना पैसा है, ना उम्मीदवार है, ना जलसा है, ना जुलूस है, ना पोस्टर है, ना बैनर है, ना कैंप है। इसलिए आज वोट डाल दिया। आज पाकिस्तान के अवाम जो है हालात को समझ रहे हैं। अच्छा, वो नहीं मानते पैसे वाले लोगों को, उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो आप पैसा जो है, जो उम्मीदवार लड़ेगा पैसे लाएगा, जमातें भी फंड इकट्ठे करेंगी, लोग फंड्स देते हैं, अगर आप पर यकीन रखते हैं तो फंड्स देते हैं। अच्छा, ये जो आपने अभी बात की है कि लोगों ने वोट डाले हैं निकल के, उन्होंने किसी बयानिए पे, किसी नज़रिए पे, किसी की बातों से मुतासर होकर बाहर निकल के वोट डाले हैं ना, ये एक जहन बन चुका है एक पूरी नस्ल का। आप समझते हैं आप इसको चेंज कर पाएंगे? इस सोच को जो है अगले 5-10 साल में इतना ही टाइम होगा? वो सोच उनकी है ना। हमने तो मुल्क की बात करनी है, हमने आइन की बात करनी है, मुल्क के मसाइल की बात करनी है, नौजवान की बात करनी है, मुल्क की मईशत की बात करनी है, नौजवान को उम्मीद देने की बात करनी है, नौजवान के रोजगार की बात करनी है। ये बात आप पिछले 2 साल से कर रहे हैं, जिम्मेदारी 2 साल से कर रहे हैं। कंक्रीट आपके पास क्या प्लान है फ्यूचर का सियासी जमात के लिए? कंक्रीट हम एक विजन देंगे अपना, हम मैनिफेस्टो वो नहीं बनाएंगे जब हम पार्टी लॉन्च करेंगे। वो कब कर रहे हैं आप? जी, कुछ तो जुलाई के पहले हफ्ते में, ज्यादा जुलाई के पहले हफ्ते में पार्टी लॉन्च कर देंगे। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। अच्छा, ये बताएं कि मुझे एक साहब, उनको आप भी जानते हैं, चले मैं उनका नाम ही लेता, मैं भी जानता हूँ, वो कहते फिर रहे हैं कि जी मैं शाहिद खान अब्बासी साहब की नई पार्टी के लिए लोगों को ला रहा हूँ कन्विंस करके उनकी पार्टी में शामिल करवाने के लिए। तो ये जो मार्केट में ऐसी बातें चल रही हैं और लोग कर रहे हैं, जिंदा लोग, वो भाई हैं साबिक जर्नैल के, तो यही बातें, इसमें क्या कोई सच्चाई है? लोग बातें करते रहेंगे। मुझे आप जानते हैं ना जी, मुझे इस मुल्क के लोग जानते हैं, ठीक है? तो मुझे मेरी बात पर यकीन करें। ऐसा कोई सवाल हो मुझसे पूछ लिया। मैं ये जमात मेरी नहीं, एक सोच है। जमात एक सोच होती है, अफराद नहीं होते। हमने जमातें अफराद वाली देखी हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट बनाती है वो इलेक्शन के लगभग बनती हैं, इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले बनती हैं और वो एक मकसद सर्व करती हैं। अच्छा, हम एक जमात की बात कर रहे हैं जो ग्रास रूट से आएगी, जो मुल्क के मसाइल की बात करेगी, उसके हल की बात करेगी। लोग बहुत से आपको मार्केट में मिलेंगे, हमने लोग इकट्ठे नहीं किए, हम किसी के पास गए ही नहीं। जुलाई के पहले हफ्ते में आप पार्टी लॉन्च कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह। उसका विजन क्या होगा? 2-3 लाइंस में कुछ बताएं। उसका विजन इस मुल्क का आइन, इस मुल्क की आवाम, ये उसका विजन है। उसके लिए अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट के सामने स्टैंड लेना पड़ा, जुडिशरी के सामने लेना पड़ा,
पार्लियामेंटेरियन जो आज जिस तरह के हैं, सेनेटर्स पैसे से आते हैं जिस तरह आपने कहा है, तो ले लेंगे इतने बड़े बड़े यहाँ माफियाज हैं, पैसे वाले लोग हैं। मेरा स्टैंड मेरा आइन है, जो आइन से बाहर है उसके मैं खिलाफ हूँ, सीधी बात। इस पर पक्का कह रहे हैं? पक्की बात। कभी भी आइन से तो मेरी ज़िंदगी ऐसे गुजारी है, मेरी 36 साल की सियासत आपके सामने है। वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन एक बार डील की थी आपकी सियासी जमात जिसमें आप थे, उन्होंने 2020 में उस पर आपका मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। उस डील पे आप कह रहे थे इससे बेहतर डील हो सकती थी। कौन सी डील हुआ? जो जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, बीमार थे, उनको हॉस्पिटल रहे। कोई मौक़िफ़ नहीं, मुझे उस डील का नहीं पता, ना वो डील थी। आप जेल में थे उस वक्त? मैं जेल में था। मैं डील, ये देखिए, डीलें जमातें नहीं करती, डीलें अशखास करते हैं। आप कभी कोई डील नहीं करेंगे? मैंने कभी डील नहीं अभी मैं फ्यूचर छोड़े, फ्यूचर नहीं करेंगे। मेरे माजी पे जाए ना, मैंने डील की है। माजी पे तो फिर नवाज शरीफ साहब तो अभी भी आपको उन्होंने मोहब्बत और प्यार के मैसेजेस हम देख रहे हैं तकरीरों में, सुनाएं आपको थोड़ा सा जी। इसलिए कि मैं उन्होंने कहा है, इसलिए कह रहे हैं कि मैं उनकी मुश्किल वक्त का साथी हूँ। मैंने जिंदगी गुजारी है उनके साथ, ये उनकी बड़ाई है कि हमने खुददारी से जिंदगी गुजारी है और मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं, जमात का हमेशा साथ दिया है। अगर उन्होंने कहा आपको कि आप वापस आ जाएं? मैं किसी नाराज़गी से नहीं गया। नहीं, नाराज़गी मेरा उनसे एक ज़ाती ताल्लुक़ है, वो मैं कायम रखना चाहता हूँ, वो रहना चाहिए, पूरी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है। मैं उस इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है, उसको मैं कायम रखना चाहता हूँ। लेकिन मैं उस सियासत से इत्तफाक नहीं करता जिसका चुनाव पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया है। मैं इससे आगे लंबी चौड़ी बहस इस पर नहीं करता। अगर उन्होंने कहा मैंने उसका, तो आप कहेंगे नहीं मैं इस नहीं आएंगे वापस? मैं वापस सियासत में नहीं आ सकता। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमसे आज बात करने का। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। पाकिस्तान इंडिया मैच तो हम हार गए, नरेंद्र मोदी जीत गया। उस पर नवाज शरीफ साहब ने उनको मुबारकबाद दी, जिस पे नरेंद्र मोदी ने, जो इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं तीसरी दफ़ा, उन्होंने जवाब दिया। उस जवाब पे पाकिस्तान में एक बहस शुरू हो गई। पता नहीं इंडिया में ये बहस हो रही है कि नहीं हो रही है। वहाँ मोदी से भी ज़्यादा इंतहा पसंद लोग हैं, जो मोदी के गले पे भी उन्होंने अंगूठा रखा हुआ है कि तुम सॉफ्ट कैसे जा रहे हो। तो यहाँ भी हॉक्स हैं, वहाँ भी हॉक्स हैं। और यहाँ पे जो हॉक्स हैं उनमें से एक उकाब आज हमने पकड़ा है बड़ी मुश्किल से। मुशर्रफ ज़ैदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट भी किया है इसके जवाब में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की अनटायरिंग और वार्म पाकिस्तानी स्पिरिट कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की ख्वाहिश का इजहार किया, उसके लिए कोशिशें भी की हैं, लेकिन साथ उन्होंने तंज़ भी किया है एक। और वो नवाज शरीफ का ट्वीट जो आप देख रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन पे, और फिर उस पर मोदी का जवाब, और इस पे जो नवाज शरीफ ने माजी में पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों का जिक्र किया है, और उस पर भी मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने एक तंज़ किया है नवाज शरीफ पे, और जो पाकिस्तान में अमन के दाई हैं उन पे। और उसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ बहुत पुरखलूस हैं इस रीजन में अमन के लिए, लेकिन 1/4 सदी के बाद ताकत के तवाज़न में ड्रामाई तब्दीली हुई है। और 1998 का मोमेंटम कुछ और था। वो मोमेंटम क्या था, आइए आपको दिखाते हैं कि पहली बार इंडिया का वज़ीर आज़म सड़क के ज़रिए पाकिस्तान आया। उस वक्त पाकिस्तान ने भी एटमी धमाके कर दिए थे, इंडिया ने भी एटमी धमाके किए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने किए। और 1971 के बाद पहला मौका था कि दोनों ममालिक बराबरी की सतह पर आगे, पैरिटी क्रिएट हुई, जिस पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी लाहौर आए, और आके उन्होंने आने से पहले क्या कहा, सुनिए। मैं अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर जा रहा हूँ। हिंदुस्तान की लगभग 100 करोड़ जनता ये चाहती है कि पड़ोसी पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सुधरें, एक दूसरे देश में व्यापार बढ़े, आना जाना आसान हो। और बस इसके बाद ये सब कुछ तो नहीं हो सका। कारगिल हो गया, मार्शल लॉ लग गया, और फिर वो जो कहते हैं रेस्ट इज़ हिस्ट्री। मुशर्रफियत के बाद आज मुशर्रफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशर्रफ साहब ये बताइएगा, क्या मसला है कि पाकिस्तान अगर पीस ओवरचर्स देता है तो इसमें पाकिस्तान में एतराज़ क्यों किया जाता है? ये बात आपकी दुरुस्त है कि इंडिया सिंसियर नहीं है इसमें, लेकिन क्या हमें इसके अलावा हमारे पास कोई चारा है? अफसार भाई बहुत शुक्रिया। एक तो आपने मुझे हॉक कह के मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी की। मैं तो पंजाबी में कहते हैं कां चिट्टा है, तो मैं दूसरा वाला कां हूँ। मैं हॉक बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन
ये जो आपने फिर हवाला दिया कि मैं तंज कर रहा था, मैं फ्रैंकली मुझे नहीं लग रहा कि मैं तंज कर रहा हूँ, और अगर औरों को लग रहा है तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। मैं जेन्युइनली ये समझता हूँ कि एक दौर ऐसा पब्लिक ह्यूमिलेशन हुई है पाकिस्तान की, आपने पब्लिक ह्यूमिलेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और हॉक आप ट्वीट से लगे हैं वैसे। जी नहीं, मैं अपनी ये इस तजिए को बरकरार रखते हुए ये कहूँगा कि जब एक बहुत बड़ा लीडर पाकिस्तान का, जिसने तसलसल के साथ ये पोजीशन जो है, ना सिर्फ ये पोजीशन ली है बल्कि इस पोजीशन के पीछे इसने एक नहीं कम से कम 2 दफ़ा इसने मार भी खाई है अपने मुल्क में, सियासी इसके साथ ज्यादती हुई है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं, तसलसल के साथ। जब इतने बड़े कद उसने मार खाई है, मुल्क ने मार खाई है। हमारी पोजीशन क्या रह गई है दुनिया में उसके बाद? 1998 में क्या पोजीशन थी, आज क्या पोजीशन है? मार किसने खाई? पाकिस्तान उस पे हम आ सकते हैं कि 98 में, अफसार भाई उस पे हम आ सकते हैं कि पोजीशन क्या है। मेरा ख्याल है कि हम में से चंद लोग शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि हालात हमारे इस वक्त इतने नेगेटिव हैं, तो हम ये भी समझते हैं कि इसका मतलब है कि क्योंकि हम अंदरूनी तौर पे इतने कमज़ोर हैं तो हमें बैरूनी मुल्क जो है ये चीज़ प्रोजेक्ट करनी चाहिए, या हम किसी और मुल्क से बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा ख्याल है कि इस पे एक डिबेट हो सकती है, लेकिन नवाज ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रावो जो है, चेस्ट थंपिंग जो है, हम अपने आप को बहुत बहादुर, बहुत ताकतवर जाहिर करें, कमज़ोर जाहिर ना करें, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर जाहिर करना किस बुनियाद पे, मैं वो बुनियाद जानना चाह रहा हूँ। तो अफसार भाई, मेरी ट्वीट से या मेरी किसी पिछले 25 साल में मेरी किसी बात से आपको ये लगा हो कि मैं चेस्ट थंपिंग कर रहा हूं? कोई एक मेरा कहा हुआ या लिखा हुआ जुमला अगर आप मुझे कोट कर दें जहां मैं नहीं, वो आपकी बात नहीं हो रही, आपकी बात नहीं हो रही, आपकी बात नहीं हो रही। मेरा ख्याल गलत फहमी है, ये आपकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के पास और क्या ऑप्शन है सिवाय इसके कि वो ये एक जो है जैतून की शाख हिलाए, इसके अलावा पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं पिछली बात मुकम्मल कर लूं कि नवाज शरीफ का बहुत ऊंचा कद है इस मामले पे। इस मामले पे जब वो आज 2024 में एक स्टेप लेते हैं और बजाते मतलब वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो एक बहुत बड़े पाकिस्तानी कद के लीडर के तौर पे वो ये स्टेप लेते हैं, तो उसके जवाब में जो वो मोदी साहब का जवाब था, वो मेरी नज़र में वो कोई जवाब नहीं था, बल्कि वो एक रिजेक्शन था। इसलिए मैंने ह्यूमिलिएशन का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे कि पाकिस्तान को इस वक्त क्या करना चाहिए। पाकिस्तान ने एक दफा नहीं, कम से कम पिछले 10 साल में, और ये मैं 4 मुख्तलिफ वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूं, 4 मुख्तलिफ वज़ीर आज़म ने पिछले 10 साल में हर तरीके से, मतलब मुड़ के, झुक के, खड़े होके, हंस के, मुस्कुरा के, गुस्से से ये इजहार किया है कि किसी ना किसी तरह हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, कश्मीर के मसले पर बातचीत होनी चाहिए, और जो हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हम एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा लीडर जो है, जाहिर बात है, वो नवाज शरीफ है। उन्होंने सबसे ज़्यादा इस पर रिस्क लिया, आगे बढ़े। उसके जवाब में अभी तक जो पिछले 10 साल की अगर हम सिर्फ बात करें, मोदी सरकार की जो 2014 में शुरू होके और अब ये ऑप्शन तीसरी टर्म शुरू, टाइम कम है, हमें बताएं हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक है, और वो ये कि अंदरूनी तौर पर हम मजबूती जो है उस पर काम करें। हमारी मईशत तबाह हो गई है, बजाय उसको बेहतर करने के जो अभी बजट आया है वो हमारे माशरे और मईशत दोनों को और ज्यादा खराब करेगा। ये नहीं हो सकता अफसार भाई, बहुत शुक्रिया, अपने घर में जी, अपने घर बहुत में शुक्रिया। और बात यही है कि अपना घर ठीक करें। हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये चीज़ है, सियासी और माशी इस्तेहकाम पैदा करें, तभी हम सर उठा के जी सकते हैं। एक ब्रेक। पिछले इतवार को भी हमारा प्रोग्राम था, इस इतवार को भी होगा कल इंशाल्लाह। और पिछले इतवार को हमने प्रोग्राम इसलिए नहीं किया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट का एक मैच होना था, T20 का, और पूरी कौम ज़ाहिर है उस मैच की दीवानी हो रही थी और सोच रही थी कि शायद इस बार ही हम इंडिया से इंटरनेशनल लेवल पे एक क्रिकेट का मैच जीत जाएं। लेकिन बदकिस्मती ने पाकिस्तान का रास्ता देखा हुआ है। जो इस मुल्क की सियासत का हाल है, जो इस मुल्क की मईशत का हाल है, वही इस मुल्क की क्रिकेट का हाल है। और वही हुआ कि पाकिस्तान हार गया, और इतने बुरे तरीके से हारा कि लोगों को मायूसी हुई। और मायूसी लोगों को इसलिए होती है
कि शायद ले दे के पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरी कौम शामिल होकर एक खुशी का इजहार करती है, और अगर वो मैच जीत जाए तो पाकिस्तानियों को खुशी मिलती है, हार जाए तो अफसोस और गम में मज़ीद इजाफा हो जाता है। तो हमारा गम आवर जो है वो कई सालों से चल रहा है और चले जा रहा है। इस दफ़ा उसमें फ़र्क ये था कि ये टाकरा अमेरिका में हो रहा था, न्यूयॉर्क में हो रहा था, बहुत पाकिस्तानी है वहाँ पे। एक तो पहला शौक ये लगा कि स्टेडियम में इंडियंस ही इंडियंस से, और मुझे याद है पिछले 20-25 साल में मैं जब भी न्यूयॉर्क गया हूँ यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली सेशन अटेंड करने एज मीडिया पर्सन, तो मैंने देखा है पाकिस्तानी वहाँ जितनी भी दूर दूर की रियासतें होती हैं वहाँ से ड्राइव करके, बसों में बैठ के, ट्रेनों में बैठ के न्यूयॉर्क पहुँचते हैं, और पाकिस्तान का जो भी वज़ीर आज़म हो या मिलिट्री डिक्टेटर हो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने आते हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज करना हो यूनाइटेड नेशन के सामने पाकिस्तानी लाइनें लगा के आते हैं। लेकिन उस दिन मैच था इंडिया के ख़िलाफ़ और पूरा स्टेडियम आप देख लें नीली शर्ट से भरा हुआ था। पाकिस्तानियों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के से इतना नहीं हो सका कि वो एक टिकट ख़रीद लें और स्टेडियम में आके अपनी टीम की हौसला अफजाई कर दें। लेकिन हमें तनकीद करना, हम पे इल्ज़ाम लगाना, हमें गाली निकालना उन लोगों के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि ये आसान है। और दूसरी तरफ हमारी टीम का हाल देख लें, टीम का तो कोई कसूर नहीं है, हमारी मैनेजमेंट का कसूर है। और मैनेजमेंट का हाल वही है जो पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की सियासत क्या है, जो पाकिस्तान की मईशत क्या है। और जिस तरह हम हमारे करता धरता पाकिस्तान की सियासत को और मईशत को हैंडल कर रहे हैं, उसी तरीके से क्रिकेट को हैंडल किया जा रहा है। आप पिछले कुछ सालों में उठा के आप रिकॉर्ड देख लें, कितने चेयरमैन आए, और जो चेयरमैन आता है वो सबसे पहले अपने दोस्तों को का दायरा अपने इर्द गिर्द बनाता है, नई मैनेजमेंट लेके आता है। वो नई मैनेजमेंट क्रिकेट टीम के नए कोचेस लाती है, नए सिलेक्टर्स आते हैं, नया कैप्टन आता है, और वो नया कैप्टन जो होता है, नए सिलेक्टर्स जो होते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को नवाजते हैं, उनके साथ ग्रुप बंदी करते हैं और उनको टीम में लेके आते हैं। मेरिट का कोई यहाँ पे ना ही एहसास है किसी को और ना ही ख्याल है। तो फिर यही होना है जो मेरिट का पाकिस्तान में हो रहा है और जो इस मईशत का इस मुल्क में हो रहा है कि अशराफिया पे कोई टैक्स नहीं, तनख्वाहदार तबके पे मज़ीद टैक्स लगा दो। इसी तरह क्रिकेट में भी हो रहा है। तो जैसे इस मुल्क को अल्लाह चला रहा है, ऐसे इस मुल्क की मईशत को भी अल्लाह चला रहा है और क्रिकेट को भी अल्लाह चला रहा है। लेकिन बज़ाहिर हमें लगता है कि मोहसिन नकवी चला रहा है, लेकिन मोहसिन नकवी क्या क्या चला रहा है? वो बेचारा एक शख्स क्या क्या चला सकता है? मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी के जो दोस्त हैं वो शायद उसके दोस्त नहीं हैं। इतना बोझ उन पर लाद दिया गया है। वो वज़ीर दाखिला भी हैं, वो सेनेटर भी हैं, वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, वो अब ट्रबल शूटर भी हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान सुलह भी करवा रहे हैं। उन्होंने बजट भी पास करवाना है। वो एक शख्स क्या क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। एक शख्स ना इस मुल्क को आगे ले जा सकता है, न सियासत को, न मईशत को, और ना ही क्रिकेट को। खुदा हाफिज़।